सो हम शुरू करते हैं हमारी अगली क्लास। लास्ट क्लास में हमने टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा के कुछ सवाल चेक किए थे और उससे हमने हमारा कंसेप्ट थोड़ा रीबिल्ड किया था। हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और पुली सिस्टम को सोल्व करने की, समझने की ट्राई करते हैं। तो एक सिचुएशन है हमारे पास कि एक पुली है। पुली को हमने सिलेंड्रिकल ले रखा है। तुम जब भी रोटेशन सोल्व करोगे सिलेंड्रिकल ही पुली मानोगे, सॉलिड सिलेंडर। क्यों सर? सॉलिड सिलेंड्रिकल पुली ही होती है। जब चेक करो, तुमने कुएं पे पुली देखी होगी तो उस पुली की थोड़ी सी लंबाई होती है और कुछ गोलाई होती है। तो ना तो डिस्क रहेगी, तो थोड़ा सा लेंथ कम है लेकिन है सिलेंडर की तरह ही। सही है? तो सॉलिड सिलेंड्रिकल पुली ऐसे, जैसे ये मान लो यही पुली है, पूरी पुली ऐसे इस पर किसी चीज़ को ऐसे लटका दिया तो दिस इज पुली। सही है? इस पे कह रहे हैं कि दो मासेज M1 M2 ऐसे लटका दिए गए हैं। ये मासलेस आइडियल थ्रेड है, स्ट्रिंग कह दो, थ्रेड कह दो, और कोई स्लिपिंग नहीं है। नो स्लिपिंग बिटवीन थ्रेड एंड पुली। इस बात को हम अच्छे से देखेंगे। और यहाँ के अबाउट हिंज है ये पुली एंड एनालाइज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सेलरेशन जानना है। अब मेरे बच्चे कह रहे हैं एक्सेलरेशन जानना है तो न्यूटन्स लॉ चाहिए मेरे को। तो पहले क्यों ना मैं ये देख लूँ कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पर। एक लग रहा है नीचे की तरफ M1G, इस पे भी लग रहा होगा M2G। अब नीचे की तरफ M1G लगते ही यहाँ पे आएगी एक टेंशन T1। तो ये भाई रस्सी ऑलवेज पुल्स, तो यहाँ भी एक टेंशन आएगी T1 और इस तरफ वो टेंशन आएगी T2। सर अलग कैसे लिख दी? आप तो एक ही कहते थे, एक ही होती है टेंशन रस्सी में। इधर कैसे आएगी? T2। चलो मैं पहले इसको बता देता हूँ T1 T2 को। देखो ध्यान से, ये पुली है बेटा, है ना। मैं एक मार्कर ले लेता हूँ, रुको। ये पुली है, इस पुली पे ये थ्रेड लगा हुआ है और ये जो नो स्लिपिंग लिखा हुआ है, इस बात को मेरे बच्चे अर्थ निकाल रहे होंगे कि सर पुली और इस थ्रेड में किसी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं है। तो पक्की बात है, फ्रिक्शन है। और कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। तो ये M1 क्योंकि हैवियर मास गिवन है तो ये रस्सी नीचे आएगी, रस्सी नीचे आएगी और पुली और रस्सी के बीच में किसी प्रकार का कोई स्लिपिंग नहीं है। मतलब रस्सी ऐसे ऐसे, जब रस्सी ऐसे नीचे आएगी तो रस्सी के साथ पुली भी घूमेगी। तो रस्सी इसके ऊपर रस्सी, तो जब रस्सी इधर नीचे आएगी तो पुली भी ऐसे रस्सी के साथ घूम रही है। सही है? कोई स्लिपिंग नहीं होगी। उसका मतलब तो यही हुआ कि भाई जो हमारी पुली है और जो हमारी रस्सी है ये दोनों घूम रही है विदाउट एनी रिलेटिव मोशन। क्योंकि रस्सी तो चलेगी, अगर मान लो पुली नहीं कुछ चलती है और रस्सी चलती है तो रस्सी तो स्लिप कर रही है, इसकी जैसे न्यूटन्स लॉ में करती थी हमारी। देखो ध्यान से, वहाँ रोटेशन की हम बातें नहीं करते थे। तो पक्की बात है सर, इसको तो चलो मान लिया, ऐसे ऐसे फोर्स आया तो ये जो सरफेस, इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट में इस पुली पे ऐसे इस तरफ नहीं, पुली पे तो इस तरफ एक स्टैटिक आएगा और रस्सी पे इस तरफ एक स्टैटिक आएगा। भाई पुली को घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? पक्की बात है स्टैटिक ही हो सकता है इसका। भाई आपको न्यूटन्स लॉ पढ़ाई है मैंने, आप अच्छे से जानते हो इस बात को कि भाई जब अगर दोनों ऐसे एक साथ विदाउट स्लिपिंग घूम रहे हैं, इसका मतलब दोनों में क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसको घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे आएगा इधर, तो भाई एक्शन रिएक्शन बोल दो, इस पे रस्सी पे आएगा इस तरफ। तो इसी स्टैटिक की वजह से ये जो टेंशन T1 जनरेट हुई, ये रस्सी में टेंशन T1 जनरेट हुई, तो इस स्टैटिक की वजह से यहाँ पे टेंशन T2 आ जाएगी। सर रस्सियों में टेंशन सेम नहीं रहेगी, सिर्फ इसी फ्रिक्शन की वजह से। क्लियर है? तो हम सेम लिख नहीं पाएंगे इसको। तो ये तो था। अच्छा, इस पे हिंज है तो पहले देख लेते हैं पुली। एक तो हिंज फोर्स लग रहा होगा, पुली पे एक टेंशन T1 नीचे आ रही होगी, एक टेंशन T2 नीचे आ रही होगी। सही है सर? स्टैटिक भी आ रहे होंगे। तो तुम इसको अगर चेक करना चाहते हो तो एक काम करो, ये जितना हिस्सा है जिस पे ये रस्सी लिपटी हुई है इस पुली पे, इसको आप थ्रेड और पुली को कंबाइन एक सिस्टम मान लो, थ्रेड पुली सिस्टम। ठीक है? तो थ्रेड पुली सिस्टम पे तो FH, T1 और T2 ये तीन ही फोर्स लग रहे हैं। ये तो क्या हो जाएंगे? इंटरनल हो जाएंगे थ्रेड पुली सिस्टम के लिए। तो ऐसे भी तुम सोच सकते हो। तो ये थोड़ा सा मैंने ऐसे डाइसेक्ट करके इसको बता दिया। चलिए, हम क्या कर रहे थे? हमें न्यूटन्स लॉ लिखनी थी, एक्सीलरेशन निकालना था। सर M1G बड़ा है, M2G छोटा है, क्योंकि M1 बड़ा है M2 छोटा है, तो मैंने मान लिया कि ये नीचे की तरफ A एक्सीलरेशन से जा रहा होगा, नीचे की तरफ A एक्सीलरेशन से जा रहा होगा। सर गलत होगा तो अरे ऑब्वियस है, इसमें तो ठीक गलत होगा, लेकिन फिर भी अगर होता तो नेगेटिव आ जाएगा।
तो नीचे की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ क्या होगी, M1 पे न्यूटन्स लॉ क्या कहेगी कि नेट फोर्स ऑन M1 इज M1G माइनस T1 इज इक्वल्स टू M1 इंटू ए। दिस इज इक्वेशन 1, सही है, दिस इज इक्वेशन 1। न्यूटन्स लॉ M2 पे लगाओगे तो क्या होगी सर, T2 माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2। सर इसका एक्सेलरेशन ये ए से आएगी बेटा, तो ये रस्सी ए से, ये रस्सी ए से, तो ये रस्सी ऐसे ए से घूम रही है, ये रस्सी ए से घूम रही है, तो ये रस्सी ऊपर ए से, तो इधर एक्सेलरेशन आएगा ए, स्ट्रिंग वगैरह भी लगा सकते हो तुम, तो इधर एक्सेलरेशन आएगा इसका ए। ये ए से इधर चलेगी तो ये ए से ऐसे उठने लगेगी, सही है, क्लियर। तो इसका एक्सेलरेशन भी ए, बस ऊपर की तरफ, और इसीलिए इस पे मैंने ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का, इस पे नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे था, नेट फोर्स नीचे दिखा दिया मैंने, इसमें नेट फोर्स ऊपर दिखा दिया मैंने, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। लेकिन सर 2 अननोन है, सर अननोन तो 3 है और इक्वेशन है 2, तो एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। वो कहाँ से बनाऊंगा, वो बढ़ाऊंगा बेटा इस रोटेशनल मोशन से। ये जो पुली और थ्रेड ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये जो पुली थ्रेड सिस्टम जो ऐसे रोटेट कर रहा है यहाँ पे, सर इसका एक्सीलरेशन ए है, यानी कि इस पुली थ्रेड सिस्टम का यहाँ पे इस हिंज के अबाउट एक्सीलरेशन इस तरफ ए है। सर अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, उसके किसी पॉइंट का एक्सीलरेशन ए है, तो उसका एंगुलर एक्सीलरेशन उस एक्सिस के अबाउट लिख सकते हैं, और वो होता है अल्फा। सर ए इक्वल्स टू आर अल्फा होता है, आर है दूरी, इसका रेडियस दे रखा है आर, तो अल्फा कितना हो जाएगा ए बाई आर, तो इसका अल्फा है ए बाई आर। सर अल्फा से आप क्या ही कर लोगे, थोड़ा सा मिटा दो बेटा, ये तो नोट कर ही लिया होगा तुमने, ठीक है। तो नो स्लिपिंग का मतलब समझ में आया ना, बस ठीक है। सर देखो, सर अल्फा से आप क्या कर लोगे, देखते हैं बेटा। देखो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये वाला सिस्टम ऐसे घूम रहा है, ये वाला सिस्टम ऐसे घूम रहा है, तो इस किस अल्फा से घूम रहा है, इस अल्फा से घूम रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिख लेता हूँ मैं। नेट टॉर्क कितना होगा, तुमने कहा सर एक टॉर्क आएगा T1 से, एक टॉर्क आएगा T2 से, और हिंज फोर्स का टॉर्क तो 0, सही है, क्योंकि इसी एक्सिस से पास हो जाएगा। ये सब हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। सर इसका टॉर्क आएगा T1 और वो आएगा ऐसे, इस तरह, किस तरह, जिस तरफ अल्फा उसी तरफ घुमाना चाह रहा है T1। T2 सर, T2 जिस तरफ ऐसे ना, T2 ऑपोजिट टू द अल्फा, तो जिस तरफ अल्फा उस तरफ मैं पॉजिटिव डायरेक्शन कह देता हूँ, जिस तरफ ऑपोजिट है नेगेटिव, ऑपोजिट टू द अल्फा। तो इसका टॉर्क तो अल्फा की तरफ घुमाना चाह रहा है, जिसकी वजह से अल्फा आया होगा, और इसका ऑपोजिट टू द अल्फा, तो नेट अल्फा ए बाई आर आया है। देखो तो टॉर्क ड्यू टू T1 माइनस टॉर्क ड्यू टू T2। सर हिंज का तो 0 ही है, सही है। तो तुम एक काम क्या करो कि जो टॉर्क मतलब अल्फा के अलोंग है उसको पॉजिटिव लिख लो, बाकी को नेगेटिव लिख लो, और सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज नेट टॉर्क। टॉर्क ड्यू टू T1 सब निकाल रखा है, T1 इंटू आर माइनस टॉर्क ड्यू टू T2, सर T2 इंटू आर इज द नेट टॉर्क, और नेट टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। सर आई कौन सी, ये एक्सिस। सर ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल पुली, सॉलिड सिलेंड्रिकल पुली, तो उसका मेरे हिसाब से mr²/2 होता है शायद, चेक कर लेना बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट इंटू अल्फा इज T1r माइनस T2r, तो mr/2 अल्फा की वैल्यू, अल्फा कितना है a/r। सर ये भी गया T1 माइनस T2, तो क्या आ गया बेटा ये ma/2 इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2। दिस इज इक्वेशन 3। मेरे बच्चे कहेंगे 3 इक्वेशन 3 अननोन हो जाएगा 16। सर तीनों को जोड़ दूं क्या, चेक कर लो एक बार जोड़ने से क्या हो रहा है। T1 T2 माइनस प्लस एलिमिनेट हो जाएंगे, T1 T2 एलिमिनेट हो जाएंगे। तीनों को जोड़ दिया, M1G माइनस M2G बच गया। तीनों को जोड़ने पे राइट हैंड साइड पे क्या बच गया, M1 प्लस M2 प्लस M/2 इंटू ए, ये राइट हैंड साइड बच गया। तो ए कितना आया, M1 माइनस M2 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M/2, ये आपका ए है। दिस इज योर एक्सेलरेशन। सर अगर मान लो मेरे को T1 T2 पूछ लेता या उसको एनालाइज करना होता, बेटा ए की वैल्यू उठा रख दे इक्वेशंस में, सोल्व कर ले मैथमेटिकली, सही है।
ये हमने क्या एनालाइज किया है, मैंने कहा मास पुली सिस्टम में कुछ चीज़ें सिखाई है। एक तो पुली को सॉलिड सिलेंडर की तरह ट्रीट करना है, दूसरा नो स्लिपिंग का मतलब समझ में आया होगा तुम्हें, और तीसरा किस तरह से सोल्व करना है। ये बाकी सारी चीज़ हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में चेक कर रखी है। एक रोटेशनल इफेक्ट को हमने इंक्लूड किया है एक और इक्वेशन को लिखने के लिए, और एक तुमने नोटिस किया होगा मैंने इसका अल्फा कैसे लिखा है। ये तीन चीज़ें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ये सिर्फ ए इक्वल्स टू अल्फा आर, ए इक्वल्स टू अल्फा आर को उल्टा किया, अल्फा इक्वल्स टू ए बाई आर। इसका ए कैसे आया सर, ये नेगेटिव आ जाता है ए, ये तो पता नहीं है अभी तो हमें, अभी तो m1 m2 है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब ये ऊपर जा रहा था ये नीचे, ये तो ओबियस जा ही नहीं सकता, m1 m2 में से m1 बड़ा है m2 छोटा है तो नीचे आएगा। ठीक है, बाकी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमने कंसेप्चुअली इसको सोल्व करने की ट्राई की है, और थोड़ा इन्हेंस करते हैं इन चीज़ों को, इन सिचुएशंस को। चलिए देखते हैं, मैं अगली सिचुएशंस देख रहा हूँ बेटा। हाँ, तो अगली सिचुएशन देखिए सर, न्यूटन्स लॉ लगाई, इक्वेशंस लिखी, रोटेशनल इक्वेशन लिखी, वो कैसे लिखी, टॉर्क से लिखी, एंड प्रोसीड करते चले गए। क्या सवाल है पहले वो देख लेता हूँ, चलो दोबारा ही बनाना पड़ेगा बेटा। सवाल कह दूँ या सिचुएशन कह दूँ एक ही बात है, इसमें सिचुएशंस ही है, इस तरह के बहुत से जनरल सवाल करा रहा हूँ मैं। तो एक पुली है, इस एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है, इस पे एक रस्सी है ऐसे, बेटा ठीक से बना लेना, ऐसे रस्सी है, वेरी गुड। m1, एक डाउट भी आया था बच्चे का तो वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे इस क्लास में, m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक, इनिशियली सारा सिस्टम रेस्ट पे है और कह रहा है इस बार स्पीड को एनालाइज करो। m1 बड़ा है m2 से, यहाँ पे फिर से नो स्लिपिंग बताना है, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। स्लिपिंग नहीं हो रही तो पक्का फ्रिक्शन है, और कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो फिर से वही बात, भाई पुली पे नेट फोर्स कितना हुआ भाई, FH, हिंज ऊपर, टेंशन से नीचे, सही है। और अगर पुली का M है तो mg भी पुली का, इसका मास दे रखा है, हाँ इसका मास है m और रेडियस है r इस पुली का। ठीक, कह रहा है कि इस बार स्पीड्स को एनालाइज कीजिए। स्पीड को एनालाइज कीजिए कब, व्हेन m1 डिसेंड्स, नीचे चला जाए बाई x, सही है, कि m1 जब चलते 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 नीचे x पे पहुंच जाए तब बताइए। तो तुम में से कोई बच्चा कहेगा सर ये अगर x नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा x स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से, तो नीचे आएगा, यहाँ पे इनिशियली रेस्ट पे था, रिलीज किया, ये नीचे आया तो ये ऊपर जाने लगा, ये यहाँ कहीं पहुंच जाएगा m2, दिस इज ऑल्सो। सर इसकी स्पीड नीचे की तरफ कुछ v हो गई लेट से, तो इसकी ऊपर की तरफ कुछ v हो जाएगी, सही है। अगर इसकी स्पीड, ये v स्पीड से नीचे आ रहा है, v स्पीड से नीचे आ रहा है, तो इधर स्पीड कितनी बेटा, v, बढ़िया है। मेरे बच्चे समझ गए कि सर स्पीड्स को रिलेट करना है तो इक्वेशन है TMEC। सर TMEC तो तब लगा सकते हो जब सारा आपको कंफर्म हो, वरना तो वेट ही लगाओगे। कंफर्म कर दिया बेटा, हिंज फोर्स का तो कोई वर्क डन आना नहीं है। इस T1 इस T2, M1G M2G, पहले फोर्स दिखाई देता हूँ। इस पे लगेगा नीचे की तरफ M1G, टेंशन आएगी ऊपर की तरफ लेट से T1, वही टेंशन यहाँ पे T1, वही टेंशन यहाँ पे T2, यहाँ पे टेंशन T2, मतलब अच्छा ये ऑब्जेक्ट ऊपर दिखा दिया क्या मैंने, तुम समझ गए ना बेटा। नीचे M2G, लाइक इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ ये T2 कहाँ लग रही होगी, यहाँ पे हिंज पे के पास ऐसे, और यहाँ एक T2 और यहाँ एक M2G, ठीक है ठीक है ठीक है, ये ऊपर चला गया। तो T1 से तो ये ऊपर की तरफ पुल करेगा M1 को, और ये M2 को, T2 से ये हिंज को पुल किया जा रहा है। हमें स्पीड्स को रिलेट करना है, हमें वेट के पास जाना था, लेकिन मैंने कहा कि एक हिंज फोर्स है ऐसे बेटा, सर स्टैटिक फ्रिक्शंस भी है, तो वो तो इस मास और थ्रेड सिस्टम के लिए इंटरनल हो गए, तो उसका तो वैसे वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो वैसे ही इंटरनली फोर्स ही जीरो जाएंगे। T1 T2 इस पूरे मास पुली सिस्टम को चेक करो बेटा, पूरे सिस्टम के लिए M1G M2G दो एक्सटर्नल, T1 T2 दोनों इंटरनल, एक हिंज बच गया, लेकिन हिंज का कोई वर्क डन आना नहीं है। वर्क डन बाय हिंज फोर्स कितना आएगा, जीरो। सर क्यों आएगा जीरो, आपको अच्छे से पता है भैया, हिंज फोर्स का जो पार्टिकल है उस पार्टिकल से क्या हो रहा है, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। हिंज फोर्स जहाँ पे लग रहा है उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। तो तुमने कहा कि हम क्या अप्लाई कर दें, हम अप्लाई कर दें TMEC। TMEC क्या होगा, लॉस इन
पोटेंशियल इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक, गेन इन काइनेटिक। सर ठीक है भाई, वेट क्यों नहीं लगाया, वेट लगा ले उससे भी आंसर आएगा, लेकिन उससे अच्छा काम हो जाएगा इससे। कितना पोटेंशियल में लॉस हुआ, तुमने कहा m1gx नीचे आया है, ये तो इसकी पोटेंशियल माइनस m2gx। कितना गेन हुआ काइनेटिक में, सर इसकी काइनेटिक हाफ m1v² होगी, इसकी होगी हाफ m2v²। सर इसकी भी कुछ काइनेटिक है बेटा, बिल्कुल नो स्लिपिंग है तो रोटेट करेगी ये पुली, किसके साथ, थ्रेड के साथ रोटेट करेगी, थ्रेड के साथ रोटेट करेगी। इनिशियली रेस्ट पे था तो फिर रोटेशन आई तो काइनेटिक आएगी। सर काइनेटिक वाली रोटेशन और ये मतलब सॉरी रोटेशन वाली काइनेटिक और जनरल काइनेटिक, हमारी लीनियर काइनेटिक दोनों सेम ही होते हैं, लिखने का तरीका अलग होता है। हम सीख भी लेंगे, मैंने कहा नहीं बच्चे का डाउट आया है उसको उसी में रिजोल्व करा दूंगा मैं। देखो ध्यान से, सर इसकी क्या होगी बेटा, इसकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सर आई तो पता है, ओमेगा कैसे लिखोगे बेटा, देखो इसकी स्पीड क्या है इस पॉइंट पे, यहाँ पे v। सर हिंज से v स्पीड है, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है उस पॉइंट से r दूरी पे स्पीड है v, और v अच्छे से हम जानते हैं v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा v/r। तो पुली के लिए देखो ध्यान से, पुली है, ये हिंज है, ये वाला पॉइंट इधर v से जा रहा है, तो एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा कितनी होगी v/r। सर ऐसे ही होगी, v इधर है तो सही है, ऐसे ओमेगा जाएगी v/r। तो सब नोन हो गया, m1gx माइनस m2gx हाफ m1v² प्लस हाफ m2v² प्लस हाफ i mr²/2 आई थिंक, एंड ओमेगा सर v/r का स्क्वायर, सही है। तो v² उधर कॉमन ले लो, इधर क्या कॉमन हो जाएगा gx, तो m1 माइनस m2gx डिवाइड बाई 2 इधर आ जाएगा बेटा, 2 इधर आ गया, ऊपर बच गया m1 प्लस m2 प्लस m r² तो गया बाई 2, ये बच गया, देख लेना एक बार, हाँ इज इक्वल्स टू v²। दिस इज योर स्पीड का स्क्वायर, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसका अंडर रूट, स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, इसका अंडर रूट। तो पिछली सिचुएशन और ये सिचुएशन अलग है, नहीं वो मैंने बस बाई पार्ट्स तो दिखा दी दोनों सिचुएशन कि स्पीड्स को कैसे रिलेट करते हैं। स्पीड हो जाएगी बेटा इसका अंडर रूट, सही है। मान लो तुम कहोगे सर यहाँ से ही वो एक्सेलरेशन बताओ मेरे को, तो मैं कहूँगा बेटा इसको डिफ्रेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो तूने कहा v² का डिफरेंशिएशन 2v एंड v का डिफरेंशिएशन dv/dx। कंसेप्ट क्लियर है ना तुम्हारे डिफरेंशिएशन के बेटा, 2m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m/2 इंटू g, ये तो सब कॉन्स्टेंट और x का 1। v dv/dx, मेरा बच्चा बोल रहा है सर एक्सीलरेशन होता ही है v dv/dx, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। दिक्कत नहीं है तो लिख दे इसको तो लिख दे a, और 2 से 2 गया तो एक्सीलरेशन है m1 माइनस m2 इंटू जी बाई m1 प्लस m2 प्लस m/2। आई थिंक ये ही पीछे आया था, चेक कर लेना एक बार, है ना। तो मैं बस एनालाइज करना सिखा रहा हूँ इन सिस्टम्स को, रोटेशन को यूज़ करना सिखा रहा हूँ, कैसे लिंक कर दिया हमने। सर इस बार तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी टॉर्क की, बेटा पूरे देखो ये टॉर्क की मदद से सिखा दिया, ये मैंने डायरेक्ट पोटेंशियल की मदद से सिखा दिया। अगर स्पीड्स को रिलेट करना हो तो कैसे रिलेट कर सकते हो आप, सही है। सारी बातें मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रही है, कुछ कुछ बातें हर क्लास से उठा करके इधर जुड़ती जा रही है, सही। तो अच्छे से नोट करो, मैं अगली सिचुएशन सिखाता हूँ बेटा। चलिए चलो बेटा, तुमने वो चक्की देखी बेटा, चक्की पे वो ऐसे पटा चढ़ा रहता है, देखा है। तो जो चक्की होती है पुली को ऐसे ट्रीट करो, ये जो है ना, वो चक्की पे जिस पे पटा रहता है, कई बार देखा होगा उसके साथ एक शाफ्ट और लगा रहता है ना। कहीं तो ऐसी सिचुएशन देखी होगी, देखना ऐसे एक पुली यहाँ से हिंज और एक पुली और दोबारा हिंज और एक पुली और बेटा,
इस पुली का रेडियस है r और इस पुली का रेडियस है 2r। कैसे है, जैसे एक पूरी पुली और इसी में एक और छोटी पुली थोड़ी आगे निकली हुई है, एक पट्टा यहाँ चढ़ा दो, एक पट्टा यहाँ चढ़ा दो, ऐसे डबल जनरेटर वगैरह में। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पुली है और ये जो पुली है, ये दोनों ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली रोटेट कर पाएंगे। ये वाली ऐसे घूमेगी, ये पुली ऐसे घूमेगी, तो अंदर वाली भी साथ घूमेगी। ऐसा नहीं है कि ये अलग रोटेशन करती है और ये अलग। तो ये जो सिचुएशन है उसमें बता रहा हूँ। एक स्पेशल क्लासिक पुली है जिसमें एक पुली, उसके अंदर एक और पुली एम्बेडेड है। तो ये पुली घूमेगी तो वो पुली भी सेम एक्सेलरेशन सेम ओमेगा से घूमेगी, दोनों का रोटेशन एक जैसा होगा। ऐसे दो पुली हैं। 2D में डायग्राम दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा ऐसा सर्कल सा फील हो रहा होगा तुम्हें, बाकी ऐसा नहीं है। ये दोनों पुली यहाँ से हिंज्ड है, ऐसे एक पुली, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगली सिचुएशन है, अब इसमें क्या कर रखा है कि यहाँ से ऐसे एक M2 लटका रखा है और ऐसे एक M1 लटका रखा है, सही है, हाँ M1 M2 ये लटका रखा है। और बोल रखा है ये जो रस्सियाँ हैं, ये जो लिपटी हुई है ना इस पुली के साथ, यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं है। बेसिकली तुम समझ गए, नो स्लिपिंग का मतलब बढ़िया। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। और एक चीज़, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, क्योंकि स्पेशल हिंज है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है हिंज के अबाउट। स्पेशल ये पुली है, सॉरी, आई कितना दे रखा है, आई गिवन है सवाल में। कह रहा है एक्सेलरेशन को एनालाइज करो इसका एक्सेलरेशन कैसे सोल्व करोगे। तुमने कहा सर एक्सेलरेशन सोल्व करना न्यूटन लॉ लिखनी पड़ेंगे, फिर से लिखवाओ, लिखो बेटा। चलिए M1G टेंशन T1 ऊपर, तो यहाँ से टेंशन T1 नीचे। M2G यहाँ से टेंशन T2 ऊपर, तो यहाँ से टेंशन T2 नीचे। अब M1 M2 में से कौन सा बड़ा है नहीं पता भाई, नहीं पता तो मान लो भाई ये नीचे आ रहा है, या मान लो ये ऊपर जा रहा है, कुछ एक मान लो। हमने कहा कि लेट से ये A से नीचे आ रहा है, ये A से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये रस्सी A एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, A एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, यानी कि यहाँ का एक्सेलरेशन है A, इस तरह तुम ऊपर जाता हुआ मान सकते हो। अगर इसका एक्सेलरेशन A ऐसे है इस पॉइंट का, तो यहाँ पे अल्फा क्या होगा मेरे बच्चे करेंगे, अब तो हम बता देंगे सर। अल्फा होगा, मैं इधर लिख दूँ, अल्फा होगा छोटी वाली पुली का जो अंदर ऐसे है, ये एक पुली, इसके साथ एक और पुली लगी हुई है, उसका होगा A/R। बढ़िया है। अगर ये अल्फा से घूम रही है तो बड़ी वाली पुली भी किससे घूम रही है, अल्फा से ही घूम रही है, ऐसे इसका भी अल्फा फाई है। इस बड़ी वाली का अल्फा क्या होगा सर, बड़ी वाली का अल्फा होगा, ए होता है अल्फा इंटू दूरी 2r, भाई बड़ी वाली की दूरी 2r, तो बड़ी वाली का एक्सीलरेशन कितना होगा a डैश, वो होगा अल्फा इंटू 2r। सही है, उसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, दूरी 2r है, बड़ी वाली के एक्सेलरेशन को मैंने a डैश लिख दिया, तो a डैश 2r, अल्फा की वैल्यू कितनी है a/r, तो a डैश की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2a। मतलब बड़ी वाली का एक्सीलरेशन होगा ऐसे इधर, तो इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन होगा 2a, मतलब ये रस्सी ऐसे 2a से जा रही होगी, तो ये 2a और ये 2a बेटा। तुम्हें समझ में आया कैसे, ध्यान सुनो। इसका मैंने a मान लिया, गलत मान लिया होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा क्या है ना। इसका मैंने a मान लिया, तो a से ऐसे घूमी, इसका अल्फा आया, जिस अल्फा से ये घूमेगी उसका रोटेशन बड़ी वाली पुली का भी सेम रहने वाला है, क्योंकि दोनों एम्बेडेड है, ऐसा नहीं है एक का रोटेशन अलग है एक का अलग। तो इसका अल्फा, इसके अल्फा को कैसे लिख सकता हूँ मैं सर इसके एक्सीलरेशन, अगर इसका अल्फा है तो अल्फा और लीनियर एक्सीलरेशन में रिलेशन है, लीनियर एक्सीलरेशन और अल्फा का रिलेशन को यूज़ किया मैंने, अल्फा इंटू दूरी इज 2r इज a डैश, बड़ी वाली को a डैश से डिनोट कर दिया, a डैश की वैल्यू आ गई 2a, बढ़िया है 2a आई, तो ये रस्सी इसका मतलब ऐसे 2a से जा रही है, 2a से जा रही है तो ये मास ऊपर की तरफ 2a से जा रहा है, अगर ये a से नीचे जा रहा है तो। अब तो न्यूटन्स लॉ लिखनी है सर, न्यूटन्स लॉ M1 की लिखो सर, बढ़िया है लिख देंगे भाई। M1 की क्या है, सॉरी हाँ लिखो M1 की। M1 में एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ, तो M1 को तुम लिख सकते हो T1 माइनस M1G एंड इज इक्वल्स टू M इंटू 2a, बढ़िया है। दूसरा M2 की लिखवाओ सर, M2 नीचे जा रहा है तो M2G माइनस T2 इज इक्वल्स टू M2 M1
इनटू इसका एक्सीलरेशन है ए। सर 3 अननोन 2 इक्वेशन। अब की बार फिर से टॉर्क के पास भाग जाओ बेटा, टॉर्क के पास भागो। टॉर्क क्या आएगा, इस पूरी का अल्फा, इसका हिंज फोर्स ऐसे, T1 ऐसे, T2 ऐसे। नेट टॉर्क होता है I इंटू अल्फा। जिस एक्सिस के अबाउट लिखोगे उसका I ही गिवन है इस एक्सिस के अबाउट, हिंज एक्सिस के अबाउट। अल्फा लिख सकता हूँ मैं A/R, कोई दिक्कत नहीं है। नेट टॉर्क लिखना बस मेरे को। सर ये T1 ऐसे घुमाना चाहिए, ऐसे ऑपोजिट टू द अल्फा। सर ये T2 अलोंग अल्फा घुमाना चाहिए। तो नेट टॉर्क में आएगा T2 के द्वारा टॉर्क आएगा T2 इंटू आर, T2 से हिंज की दूरी R है, स्क्रू लाइंस, माइनस T1 इंटू 2R। सही है, I और अल्फा की वैल्यू है A/R। सही है ना। तो ये R, ये हो गया R²। सही है। तो 3 इक्वेशन आ गई मेरे पास, इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। T1 T2 इधर 2T1 है क्या, चलो ठीक है 2T1 है। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। इक्वेशन 1 को तो 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा, प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, एलिमिनेट हो जाएंगे शायद। 2T1 गया, T2 गया, क्या बच गया, माइनस 2m1g। सही है, माइनस 2m1g प्लस m2g इज इक्वल्स टू, इधर मिटा दो थोड़ा सा, इज इक्वल्स टू, उधर क्या बच गया, 2 2 4 m1 प्लस m2 प्लस IA/R² इंटू कॉमन आ गया क्या, m1 a, कॉमन आ गया a। बेटा इसको मिटा देता हूँ, कॉमन आ गया क्या a, ये तो a बार आ गया, ठीक है ये आ गया। तीनों को ऐसे जोड़ दिया मैं इस तरह से। तो तुम कह रहे हो सर m2 माइनस 2m1 इंटू जी बाई 4m1 प्लस m2 I/R²। आई की वैल्यू तो आई गिवन है ना सर, इसका नहीं लिखा आपने mr²/2। अरे बेटा सिलेंड्रिकल पुली का mr²/2, इसके अंदर एक और एम्बेडेड है। सही है, ठीक है। एक पुली का तो mr²/2 क्योंकि वो सिलेंड्रिकल है। ये 2 सिलेंडर है, एक सिलेंडर एक और सिलेंडर। सही है, तो दिस इज योर एक्सीलरेशन। सही है सर, ये एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा आपको कैसे पता, या पॉजिटिव होगा कैसे पता, भाई इस पर अगर न्यूमेरिकल बनता है तो न्यूमेरिकल में वैल्यूज होंगे, वैल्यूज को पुट करोगे। सर ये फॉर्मूला याद कर दूँ क्या मैं, तो जानते हो याद कर दो, ठीक है। तो इसको क्या करो कि इसकी जो भी वैल्यू अगर नेगेटिव आई, इसका मतलब ये एक्सीलरेशन ऊपर था, ये एक्सीलरेशन नीचे है। तो सर अल्फा कितना होगा, अल्फा बताओ सर। बेटा अल्फा होगा A/R। सर इस A को R से डिवाइड कर दूंगा, तो अल्फा विल बी m2 माइनस 2m1 इंटू जी डिवाइड बाई 4m1 प्लस m2 प्लस I/R², अल्फा बाई R, ठीक है। अल्फा A/R मतलब डिवाइड बाई R, ठीक है। अब ठीक है, क्या लिखा था, कहाँ चला गया था, सही है, अल्फा आ गया। तो इस तरह से आप टेंशन्स भी निकाल सकते हो बात। सही है, तो अच्छी सिचुएशंस हमने एनालाइज की है। आगे देखते हैं बेटा, चलिए आगे क्या है, आगे है एक सवाल ही कह लो या इन सारी चीज़ों को यूज करते हुए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। देखते हैं, अच्छी प्रॉब्लम है बेटा, सिचुएशन भी कह सकते हो, इसको बड़ी बात नहीं है, सब हो जाएगा धीरे धीरे। कह रहा है एक रोड है ऐसे हिंज्ड है, एक रोड है ऐसे, रोड का मास है m, लेंथ है l, यूनिफॉर्म रोड है ऐसे लगी हुई है, यहाँ से एक रस्सी है और वो ऐसे पुली से बंधी हुई है, ऐसे एक पुली है, ठीक है। पुली स्मूथ है, याद आया बेटा, स्मूथ पुली फ्रिक्शन फोर्स वाले चैप्टर में यूज करते हैं न्यूटन्स लॉ में। स्मूथ पुली है मतलब इस बार यहाँ पे कोई स्टैटिक नहीं है, सही है, कोई किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है। एक मास है m, इसका मास भी m, इसका मास भी m, ये भी यहाँ से हिंज्ड है, ठीक। कह रहा है इसको अब रिलीज कर दिया, इस सिस्टम को रिलीज कर दिया, एंड
जैसे ही रिलीज किया, जस्ट आफ्टर रिलीज्ड, है ना, इसका हिंज फोर्स बताइए। हिंज फोर्स कैसे पूछेंगे, तो इसको हम स्टेप्स में सोल्व करेंगे। पहला सवाल पूछा है इन्होंने, फाइंड करो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। क्या फाइंड करो, एक्सीलरेशन फाइंड करो ब्लॉक का। तो हम पहले एक्सीलरेशन ब्लॉक का फाइंड आउट करना जा रहे हैं। तो हमने कहा हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे रिलीज किया लेट से ये नीचे की तरफ ए एक्सीलरेशन से चलने लगा, सही है। ये नीचे की तरफ ए से चलने लगा, तो ये ए से ए से ए से ए से रस्सी आई, तो ये ऊपर की तरफ ए से ही आने लगा, सही है। तो बाय स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ये भी ए से ऊपर जाने लगा, तो ये एंड पॉइंट भी ए से एक्सीलरेशन कितना है इधर ए, बढ़िया है। इसका एक्सीलरेशन ए आया, तो देखो ध्यान से, ये रोड, इसके एंड पॉइंट का एक्सीलरेशन आया ऊपर की तरफ ए, तो ये रोड इसके अबाउट ऐसे रोटेट करने लगेगी ऐसे। अगर ये रोड रोटेट करने लगेगी बेटा, तो इसका कोई ना कोई अल्फा होगा। अल्फा क्या होगा, तुमने कहा ए होता आर अल्फा, तो ये लेंथ है एल, तो यहाँ पे ए होगा अल्फा इंटू एल, तो अल्फा होगा ए बाई एल। तो ये ए बाई एल से ऐसे रोटेट करेगी अगर ये ए नीचे गया तो, सही है, ये ऊपर जाने लगेगी। सर M1G से नीचे, सॉरी MG से नीचे, टेंशन T ऊपर, टेंशन T ऊपर, तो यहाँ से रस्सी टेंशन T नीचे, यहाँ पे टेंशन सेम टेंशन T नीचे, तो यहाँ से T ऊपर, तो यहाँ पे टेंशन भी लगा होगा T ऊपर, सही है, बढ़िया। तुम सर ये टेंशन सेम कैसे लिख दिया आपने इस बार, अरे बेटा इस बार फ्रिक्शन नहीं है ना यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो कारण था, किसका, टेंशन बदलने का, सही है। तुम्हें क्या सोल्व करना है, एक्सीलरेशन। सर फिर से वही इक्वेशंस, बिल्कुल। पहली इक्वेशन m1g, सॉरी mg, तो यहाँ पे mg माइनस टी क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन किसकी लिखोगे बेटा, बताओ, इसकी लिखोगे। सर टॉर्क की लिख दूँ दूसरी इक्वेशन, किसका टॉर्क, इसका टॉर्क, टॉर्क की इक्वेशन क्या आएगी, सर इस पे टॉर्क आएगा किसकी वजह से, चेक कर लो, एक हिंज फोर्स है, एक इधर इसका mg लग रहा होगा। तुमने कहा सर देखो हिंज फोर्स से हिंज के अबाउट टॉर्क आने से रहा, हिंज के अबाउट टॉर्क आने से रहा, टेंशन का टॉर्क आएगा ऐसे, mg का टॉर्क आएगा ऐसे, अल्फा है ऐसे, टेंशन का तो अल्फा के अलोंग है, mg का अल्फा के अपोजिट है, तो नेट टॉर्क होगा, टेंशन का टॉर्क तो होगा T इंटू एल, mg का टॉर्क होगा mg इंटू ये दूरी, भाई ये सेंटर ऑफ मास से दिखाते हैं, आई थिंक ये सारी बातें डिस्कस कर रखी है हमने, L/2, दिस इज योर नेट टॉर्क, और नेट टॉर्क क्या होगा I इंटू अल्फा। सर I इस हिंज के अबाउट, इसका I सर m L स्क्वेयर बाई 3, और अल्फा आई थिंक A बाई L, सही है। यहाँ से L, ये L और ये L स्क्वेयर गायब हो गए, तो ये क्या बच गया, T माइनस mg बाई 2 इज इक्वल्स टू ma बाई 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ दो, दो से काम हो गया क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो जाएगी, एक अननोन बचेगा, तो क्या हो गया mg बाई 2, तो ये बच गया, इधर कितना बच गया भाई, ma प्लस ma बाई 3, 4ma बाई 3, सही है। तो ये कितना आ गया, m से m गया, तो a कितना आ गया बेटा 3/8g, a आ गया 3/8g। सर g 9.8 या 10 यानी कि पॉजिटिव आया, मतलब मेरा अजम्पशन सही था, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर ही जाएगा, मतलब इधर एक्सीलरेशन है ऊपर की तरफ, तो अल्फा ऐसे ही आएगा। सर अल्फा कितना होगा, दूसरा सवाल यही पूछ रखा होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ रोड, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ रोड अल्फा कितना होगा बेटा, 3g/8/L, दिस इज अल्फा, सही है। तीसरा सवाल है बेटा, टेंशन इन मासलेस स्ट्रिंग, टेंशन T की वैल्यू बताओ बेटा, इसको उठाओ यहाँ रख दो, सर mg माइनस T इज इक्वल्स टू m इंटू ए कितना है 3g/8, 3g/8, वेरी गुड। तो T कितना आ जाएगा, mg 8 माइनस 3mg/8, तो क्या हो गया 5mg/8, सही है। ये टेंशन आएगी, टेंशन कितनी आई, 5
mg/8, 5 mg/8 टेंशन आई। सही है, यहाँ तक समझ में आया भाई। बेसिकली हमने टॉर्क का यूज़ करना शुरू कर दिया, न्यूटन्स लॉ करते आए थे, पुली को सीख लिया, तो एक अच्छा कंप्रिहेंसिव एग्जाम्पल हम सोल्व करना चाह रहे हैं। तो ये तो आ गई सारी बातें। अब हमें जो मेन सवाल था वो था हिंज का फोर्स ऑन रोड। हिंज तो यहाँ भी है लेकिन रोड का पूछा है हमसे, तो हिंज फोर्स ऑन रोड। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये तो चाहिएगा नीचे वाला डायग्राम। चलो इसको मिटा लेता हूँ। चलो जस्ट आफ्टर रिलीज, ये बात ध्यान रखना भाई, जस्ट आफ्टर रिलीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो तुमने कहा कि सर ध्यान सुनेंगे ये रोड, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन है 3g/8, 3g/8। इस पॉइंट पे टेंशन है कितनी, चलो टी लिख लेता हूँ, वैल्यू दिख रही है। इधर लग रहा है mg, इधर लग रहा है हिंज फोर्स। हमें इस हिंज फोर्स की वैल्यू चाहिए। सर हिंज फोर्स की वैल्यू चाहिए तो मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लग रही है एक्सटर्नल फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तुम्हें ध्यान आ रही होगी, सही है सर। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखवा दो बस एक बार। सेंटर ऑफ मास, अगर ये रोड रोटेट कर रही है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा बेटा, सर्कुलर मोशन, और उसके पास कितने एक्सेलरेशन पॉसिबल है, AC, AT। एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है बेटा, हर क्लास के न्यूमेरिकल अगली क्लास को इनहेंस करते हैं, हर क्लास के टॉपिक अगली क्लास को इनहेंस करते हैं। सर ऊपर की तरफ क्यों दिखाया आपने 80 बेटा, अल्फा ऐसे है तो अल्फा ऐसे, तो रोटेशन ऐसे, तो सर्कुलर के टेंजेंट पे ऐसे ही तो आएगा 80 अल्फा की तरफ। तुमने कहा जस्ट आफ्टर रिलीज AC तो 0, सही है ना। लास्ट क्लास में तो जस्ट आफ्टर रिलीज पे PhD कर ली तुमने। 80 क्या है बेटा, 80 होता है आई थिंक अल्फा इंटू दूरी। दूरी कितनी है, L/2। अल्फा कितना है, ये रहा 3g/8, बाई L तो गया इंटू 2, कितना बच गया 3g/16। 80 कितना बच गया बेटा, 3g/16। यानी कि सारा का सारा AC 0 80 ये, तो नेट एक्सेलरेशन कितना आया 3g/16 ऊपर की तरफ। सारा का सारा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ही आएगा भाई। AC 0 है, 80 ऊपर की तरफ है, तो नेट एक्सेलरेशन आया ऊपर की तरफ सेंटर ऑफ मास का। तो एक्सटर्नल फोर्स, इस इक्वेशन को उठाओ और देखो सर FH ऊपर की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, तो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा बेटा FH प्लस टेंशन माइनस mg। सर ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन था तो ऊपर के फोर्स माइनस नीचे के फोर्स, मास इनटू नेट एक्सीलरेशन 3g/16। सर टेंशन की वैल्यू निकाल ली क्या हमने, बिल्कुल निकाल ली। टेंशन कितनी है 5 mg/8 माइनस mg इज इक्वल्स टू 3 mg/16। तो FH की वैल्यू कितनी आई बेटा, उसको उधर ले जाओ या इसमें से माइनस कर लो पहले। 8 - 5 -3, उधर जाएगा 3 mg/16, ये आएगा -3 mg/8, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 8 - 5, ठीक है ना। देख लेना भाई, एलसीएम आएगा 16, तो ये हो जाएगा 3 mg प्लस 3 × 6 mg FH, तो FH आ जाएगा 9/16 mg। हिंज फोर्स कितना आ गया बेटा 9/16 mg। हिंज फोर्स कितना है 9/16 mg। सर आपको पहले से पता था ये ऊपर की तरफ ही है, आपने पिछली क्लासेस में ऐसे कंपोनेंट्स लिए थे, वैसे नहीं लिए, ठीक है बेटा। अगर मैं दोनों कंपोनेंट भी लेता तो ध्यान से सुनना, इधर इस तरफ एक कंपोनेंट लेता या इस तरफ या रेडियल डायरेक्शंस में लेता, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ही नहीं। अगर इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो इस डायरेक्शन में कोई ना कोई नेट फोर्स है ही नहीं। तो अगर मान लो इस डायरेक्शन में हिंज फोर्स का कोई कंपोनेंट होता तो उसको बैलेंस करने के लिए तो कोई ना कोई फोर्स चाहिए ना, बस उसको बैलेंस करने के लिए तो कोई ना कोई फोर्स चाहिए। मान लो हिंज फोर्स होता इधर कहीं नेट, तो एक कंपोनेंट ये एक कंपोनेंट ये, तो उसको बैलेंस करने के लिए तो कोई तो कुछ चाहिए। अगर एक्सेलरेशन होता तो अकेले से काम हो जाता, मेरा एक्सेलरेशन था नहीं, तो इधर अगर मैंने मान भी लिया तो कोई दूसरा या तो टेंशन का mg का कोई कंपोनेंट तो चाहिए था मेरे को जो बैलेंस कर पाए, कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है ही नहीं, तो FH हिंज फोर्स सारा का सारा किधर था, वर्टिकल में ही था, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट आ रहा हो सर सीधा सीधा ऊपर ही क्यों ले लिया आपने, तो उसके लिए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ अगला सवाल मेरे बच्चे का डाउट है, तो अच्छा डाउट है, मतलब सवाल तो हो जाएगा 1 सेकंड में, लेकिन मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ इसलिए कुछ टाइम लगाऊंगा इस सवाल पे,
ठीक है, सवाल बना देता हूँ मैं। कह रहा है डिस्क रोटेटिंग विद ओमेगा, ए डिस्क रोटेटिंग विद